हम जानते हैं यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, नेताजी के साथी हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और हम बधाई देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस पार्टी बनाने में नेताजी के साथ रह करके मेरा भी बड़ा सहयोग है। मैंने भी, नेताजी आपको तो याद होगा, मुख्यमंत्री का जन्मदिन 1972 में हुआ था और 72 से हमने समाजवादी पार्टी में काम करना शुरू किया था। आपके साथ मैंने 72 में ही काम शुरू कर दिया था और जहां तक आपको नेताजी पता होगा, उस जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, ज्यादा हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 या 2 गाड़ियां चुनाव में हुआ करती थी। हम लोग साइकिलों का कम से कम 3 महीना साइकिल चला करके गांव जाते थे, टोलियां बना करके जाते थे, चुनाव का काम करते थे, चुनाव का प्रचार करते थे। और आपको याद होगा 1975 में मैं बीएम करता था, आप 19 महीना जेल में चले गए थे। इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो जयप्रकाश ने चलाया था, जेल चले गए थे। आपको पता होगा कितनी गाड़ियां हुआ करती थी और हम आपसे जेल में कितनी बार मिलने जाते थे और सही से साइकिल पर भी आते थे। आपसे कई बार मिलते थे, आपकी चिट्ठियां पूरे जसवंत नगर में ले जाया करते थे और लोगों को दिया करते थे। 77 में भी हमने कम से कम 3 महीना 4 महीना लगातार साइकिल चलाई थी, टोलियों को लेकर के 50-50 100 की टोलियां लेकर। 77 में भी चलाई, 77 के बाद 80 में भी चलाई, 80 में चुनाव हुआ था, 80-81 में, उसमें भी साइकिल चलाई थी। कहाँ साइकिल की बात चल जाती है, मैंने 84 में भी साइकिल चलाई थी। केवल साइकिल से चुनाव पूरे जसवंत नगर, सुखदेव जी यहाँ बैठे होंगे, जसवंत नगर और लखना क्षेत्र मैंने गांव साइकिल से नापा था, एक भी गांव नहीं छोड़ा था। 2 क्षेत्र विधानसभा के साइकिल से हमने प्रचार किया था। लखनऊ के लोगों को पता है, जसवंत नगर के लोगों को पता है कि कितने साथी बैठे हैं, कितने मेरे सामने बैठे हैं। इनका भी योगदान है, इनका भी संघर्ष है समाजवादी पार्टी बनाने में। और आज जो बात होना चाहिए चुनाव जीतने की। जनता को पता है, ये बखान जो हो रहा है जनता को पता है। क्या इस सरकार में मेरा कोई योगदान नहीं? मुख्यमंत्री के बाद क्या हमारे विभागों में काम अच्छा नहीं हुआ? बताएं, हाथ उठा करके बताएं। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी, जितने भी हमारे विभाग थे, विपक्ष के लोगों ने भी तारीफ की थी। क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं कितने साल यहाँ पर महामंत्री भी रहा, रामचरण दास जी के साथ में कितने, और उसके बाद में 3 साल अध्यक्ष भी रहा पार्टी के। नेताजी, आपको तो पता है, हम इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, आपका आदेश हुआ, मुझे पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे आदेश हुआ, आपका आदेश हुआ, आपको हटाया जा रहा और अखिलेश यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने का एयरपोर्ट पे जाकर के स्वागत किया था। और मेरे साथ क्या हुआ, जब नेताजी आपका आदेश हुआ
उसी दिन हमारे सभी विभाग ले लिए जाते हैं। मेरा क्या दोष था और मैंने किस मंत्री से कब काम किया था? क्या मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कब काम किया था? क्या हमारे विभाग मुख्यमंत्री से क्या कब चल रहे थे? हम जानते हैं मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है, अपने विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे विभाग पता लगा लेना, यहाँ पर हमारे विभागों की समीक्षा भी होती थी और जो लापरवाह अधिकारी होते थे उनको दंड भी मिलता था। मुख्यमंत्री हमें जानना चाहते हैं आपके विभागों में कितना लापरवाही हुई है। हम बैठे हैं यहाँ, मंत्री भी बैठे हैं, एमएलए भी बैठे हैं, क्या अधिकारियों ने सुनी? इन मंत्रियों के एमएलए की क्या अधिकारियों ने सुनी? और क्या शिकायत करने पर उन अधिकारियों को दंड मिला? मैंने कौन सा मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना था? कौन आदेश नहीं माना था? मैंने हर आदेश मुख्यमंत्री का माना, मैंने हर आदेश नेताजी का माना है, मैंने हर आदेश जो भी मंत्री थे, विधायक थे, उनके काम करने का काम किया था। बताएं, विधायक लोग बैठे हैं यहाँ, विधायक लोग यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी हमारा विरोध नहीं किया है। कार्रवाई किसके था? मैंने तो कहा था अगर मुझे बिना विभाग का मंत्री बना दो, मैंने तो कहा था मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री हमारे मुझे हटाने के बाद मैं आपके पास गया था। मैंने कैसा काम क्यों किया? हमसे क्या झगड़ा था? मुझसे क्या झगड़ा था? मुझसे कोई झगड़ा भी नहीं था, मेरा मिलता भी रहता था, नहीं बुलाते थे तब भी मैं जाता था और मिलता था। मैं नेताजी आपसे के सामने कहना चाहता हूं, मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे मुझसे, उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था। और नेताजी हम जानते हैं, चिरंजीवी नंदा जी बैठे हैं। अब सुन लो ना, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। मुझसे कहा था, मुझसे कई कसम है, मैं कसम खाता हूं, मैं गंगा जल उठाकर के कसम उठाकर खा सकता हूं। एक बच्चा है उसकी मैं कसम खा सकता हूं। मुझसे कहा था। और नेताजी आप लड़ाई थे, गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। हम जानते हैं कि आज इस हिंदुस्तान में आप सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े नेता होने भी जा रहे थे। आप लड़ रहे थे बाहरी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से, आप लड़ रहे थे बेईमानों के खिलाफ। और हम लोग और आपको याद ही है 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी थी, याद करो, याद करो किसने सरकार बनाई। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने रोज सरकार बनाने में सहयोग किया था और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। मैं जानता हूं नेताजी हम जानते हैं, हम लोग तो जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप इस पार्टी में खुद मलाई काटने वाले हो गए, हम लोग मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं
बताओ, जिससे कि साइकिल नहीं थी, फॉर्चूनर गाड़ियां कहां से आ गई, कहां से आ गई। और मैं नेताजी समाजवादी पार्टी में वो ही रहेगा जो ईमानदारी से काम करे, किसानों के काम करेगा, गरीबों के काम करेगा। आपकी दलाली नहीं चलेगी, अब जमीनों पर कब्जा नहीं चलेंगे, अवैध काम नहीं होंगे। इस समाजवादी पार्टी में आज संकल्प लेने की जरूरत है। तभी हम लोग 2017 की पार्टी, तभी हम 2017 में सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से जो अनाथ है आ गए हैं, आ गए, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। जब जनता में निकलोगे तब पता चलेगा, तब पता चलेगा, पता चलेगा। अब सुन लो, हम लोग को नहीं बोले थे, हम लोग को नहीं बोले थे, हमको लोग नहीं बोले थे। नेताजी ऐसी लोहिया कार्यालय में, ऐसी हॉल में मीटिंग हो रही थी। आप कितने बड़े नेता बनने जा रहे थे। हमने कहा कि हम लोग को सभी लोहियावादी, मैंने कहा था सभी क्रांतिवादी, मैंने ये भी कहा था सभी गांधीवादी लोगों को हम लोग इकट्ठा करेंगे, जो अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठे वो भी, जैसे आपको तो पता ही है, देवेगौड़ा से लेकर चौटाला से लेकर के, नीतीश से लेकर के, लालू यादव से लेकर के, हाँ अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। इतने झूठे लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं। मुख्तार अंसारी को किसी ने ज्वाइन ही नहीं कराया और मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं ज्वाइन कराया, किसी ने नहीं ज्वाइन कराया, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। ये नेताजी पार्टी में रहने लायक नहीं है और इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त नहीं सकते। झूठे लोगों को, गुंडे लोगों को, जो जाली करने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करें। यदि लोहिया भवन में क्या हुआ, किसने विरोध किया था उसका? जिनके 10 वोट नहीं है, जिनके पास 10 वोट नहीं है, वो महागठबंधन का विरोध कर रहे थे। गठबंधन भी हो जाता, तो गठबंधन नहीं हो रहा था, मोर्चा नहीं बन रहा था, वो समाजवादी पार्टी में मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी का झंडा से लेकर के, साइकिल से लेकर के उसने सब स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी का नाम भी स्वीकार कर लिया था। कितना बड़ा सब हो गया था आपका। आज मोदी के आप विकल्प बन गए। किरणमय नंदा है, बताइए किरणमय नंदा, आज विकल्प बन गए थे, इन सांप्रदायिक साथियों के विकल्प बन गए थे। आज सबसे बड़े इस हिंदुस्तान में आज नेता हो गए। किसने नेताजी का को पीछे किया है? किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले थे, और एक बार नहीं, नेताजी बताएंगे, अभी नेताजी बताएंगे। अमर सिंह का नाम ले लो, अमर सिंह के तो पैरों की धूल भी नहीं हो तुम लोग, धूल भी नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, नेताजी जो मुझे आरोप लगता है, लेकिन मैंने कभी अमर सिंह से संपर्क नहीं हमें तोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कभी संपर्क नहीं तोड़ा। जब भी कोई फंक्शन हुआ, उन्होंने बुलाया तो हम गए उनके साथ। हम जो कोई हम छिटके नहीं गए। छिटने वालों से पूछो, जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। कमजोर ऐसे सरकार 2017 में तुम्हारी तरह बन जाएगी, तुम्हारी वजह से नहीं बनेगी, बनेगी किसानों की, गरीबों की और मेहनत करने वालों के। ये खून पसीने से, नेताजी के खून पसीने से पार्टी बनी है, खून और पसीने से बनी है। तुम्हारे नारे लगाने से नहीं बनेगी सरकार।
निशान करोगे। हम जानते हैं नेताजी ये निशान करेंगे। इनके एक एक नाम लेकर के मैं बता रहा हूं, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। आपकी इजाजत होगी तो हम इनको पार्टी से बाहर करेंगे। महागठबंधन को कौन तोड़ने वाले थे? नेताजी अजीत सिंह की बात और कर लो, तब कौमी एकता की बात होगी। अजीत सिंह से आपने भेजा था और मैं नेताजी आपको बताना चाहता हूं, इसी राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में अगर मैंने अजीत सिंह से बात न करी होती तो तुम्हारा राज्यसभा में मत हार जाता और आपका एमएलसी भी हार जाता। मैंने कितने जान बैठे हैं एमएलए, मुख्यमंत्री जी तो निकले भी नहीं थे, किसी से संपर्क भी नहीं किया था। पूछ लो यहाँ एमएलए बैठे होंगे, एक एमएलए बैठा है, किससे संपर्क किया था? मैंने तो एक एमएलए से संपर्क भी किया था, दूसरे दलों के लोगों को भी मिलाया था। मैं 2 एमएलए को केवल मैं ले गया था और किस तरीके से मैं जानता हूं मुझे कैसे टाइम मिला था मुख्यमंत्री। और हम जानते हैं कि ये मंत्री एमएलए बैठे हैं। अब क्यों नहीं सुन लो कैसे हैं हम लोग। बेईमान जो सरकार थी मायावती जी की, उसके खिलाफ बढ़ती आई थे, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी। और उन 4 सालों में या 5 सालों में क्या हम नहीं लड़े? कौन सा धर्मों के दर्शक से लेकर के क्या हम नहीं लड़े? तो वही लड़े थे क्या? हाँ, हम नहीं लड़े थे क्या? कौन नहीं लड़े था? कौन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लड़े थे? कौन नहीं लड़े थे? जहां तक तो ये मैं बताना चाहता हूं, ये मीटिंग बुलाई गई थी, 2 ही एजेंडा तो थे। रजत जयंती 5 नवंबर और 2017 का चुनाव कैसे जीते, ये एजेंडा था। एजेंडा ये था और क्या बातें होने लगी, क्या बातें होने लगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ नेताजी आप मुझे छूट दे देना। जितने भी लोहिया वाली हैं और जितने भी चरण सिंह वाली हैं, जितने भी गांधी वाली हैं, उनको हम इकट्ठा करके आपके नेतृत्व में, और आपको नेतृत्व समझने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश का नेतृत्व आपको समझने की जरूरत है। आपने तो देख लिया है, आप जानते भी हैं कुछ लुटेरों से, कुछ दलालों से जनता को बहुत नफरत है, इनसे वोट नहीं मिले। आप जब निकलेंगे तो वहां आएगा इस उत्तर प्रदेश। बेईमानी, भ्रष्टाचार, लुटेरा, कब्जा करने वालों, कितनी उपेक्षा। मैं नेताजी बताना चाह रहा हूँ, आज तक मैंने आपसे शिकायत नहीं की। जब ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, दावाजंत ने हमारे दुश्मनिया क्षेत्र में हमारे कहने से एक भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि एक भी सदस्य ऐसी कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था, कि देश की बात तो दूर रही। मैं तब भी लड़ा, मैंने उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री से इन्हें 4 सालों में कमजोरा किया, पता लेना रिकॉर्ड में है, वो तो रिकॉर्ड में है। बताइए हमने क्या कमजोरा किया है? मैं तो एक जिले में 4 बार 5 बार गया, कार्यकर्ताओं के बीच में गया। कितने लोग गए? तो हेलीकॉप्टर तुम्हारे बाप का था, सरकारी था, मंत्री थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, तुम्हारे बाप का था।
ये इसलिए मैं बताना चाहता ये सरकार और सरकार में जो भी मंत्री होता है सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पहले पढ़ो, पहले सीखो और अनुशासन में रहो। अनुशासन में भी रहना होगा। अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो अनुशासन में भी रहना होगा। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, जो पक्के समाजवादी हैं, 5 नवंबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भारत के साथ आना है और फिर 2017 में फिर से चुनाव की तैयारी करना है और नेताजी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। मेरा बहुत आश्चर्य लगा आज समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को बढ़ाया। जो चर्चा हुआ मेरा मन में बहुत दुख है। मेरा नाम शिवपाल जी दिया। शिवपाल जी बहुत बड़ा नेता है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। पार्टी तोड़ने के लिए क्या बात शिवपाल जी का सदुपदेश हुआ था मैं नहीं जानता। अखिलेश जी को मैं पूछा था बार बार, अखिलेश तुम आरोप पार्टी बनाएंगे, नेताजी को छोड़ के चला जाएंगे? एक बार अखिलेश हमको बोला दादा। तो शिवपाल शिवपाल ने एक तरीके से सीधी लकीर खींच दी है। अखिलेश स्वीकार नहीं है। मौजूदा वक्त में चुनाव में जाना है तो मुलायम सिंह को आगे आना होगा और मुलायम सिंह अगर मुख्यमंत्री पद संभालते हैं और पार्टी वो खुद संभालते हैं तो उन्होंने अतीत के संघर्ष को कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त से जोड़ते हुए मुलायम सिंह को याद दिलाया है ये पार्टी नारे लगाने वालों के जरिए ना तो बनी है ना आगे बढ़ सकती है। और मौजूदा वक्त में जिसका जिक्र अखिलेश करके चले गए, किस रूप में संघर्ष किया है उसको लेके बहुत सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने धूर्त, मक्कार, गुंडों की भरमार इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की भरमार हो गई है। दूसरी तरफ जिस रामगोपाल और अमर सिंह को लेकर अखिलेश ने सवाल उठाए उस रामगोपाल को दलाली करने वाला ठहरा दिया शिवपाल ने। इतना ही नहीं, जिस तरीके से अमर सिंह को बाहरी बताया गया तो अमर सिंह के पांव की धूल भी नहीं है मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी में बैठे हुए कई कद्दावर। ये संकेत बहुत उस दिशा में था जो पार्टी में सोच रहे हैं कि अगर उनके हिसाब से चलेगी तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी मौजूदा वक्त में लकीर खिंच चुकी है। सवाल यही है उस लकीर को पाटने की स्थिति में क्या मुलायम सिंह यादव आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं? शरद जी क्या लगता है? अब तो बिल्कुल इतना खुल करके ये दोनों अपनी अपनी बातें कहेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी और इससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि अब मुलायम को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, साइड लेनी पड़ेगी, या इस तरफ या इस पार। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज का कोई स्कोप है ही नहीं, सवाल ही नहीं है दोनों तरफ से। इसमें सूरत यही बनती है कि या तो अखिलेश अलग पार्टी बनाएंगे या शिवपाल बाहर होंगे। ये क्या करते हैं मुलायम सिंह, ये अभी कुछ चंद मिनटों में मेरा ख्याल पता लग जाएगा। तो चंद मिनटों में ही आ रहे हैं। एक मिनट, आपने दो बात कह दी, अखिलेश अलग पार्टी बनाएंगे या शिवपाल बाहर होंगे। उर्मिलेश जी आपकी क्या राय? नहीं, जो अभी स्थितियां हैं उसमें पार्टी को बचाने का शायद सबसे एक ही आसान रास्ता दिख रहा है फिलहाल। पता नहीं इसको मानेंगे अखिलेश या नहीं बाद में, वो ये कि मुलायम सिंह स्वयं टेक ओवर कर लें स्टेट गवर्नमेंट का लीडरशिप। आपको ऐसा लग रहा है? अगर वो करते हैं, मैं नहीं जानता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। नहीं, फिर भी परसेप्शन क्या बोलता है? नहीं, परसेप्शन तो यही है कि अगर उनको अपनी पार्टी की चिंता है, अगर उनको बीजेपी को हराने को लेकर कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में न आवे, 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनी रहे मध्यवर्ती पार्टियां या इस तरह की पार्टियां, अगर ये सब उनकी वैचारिकता का हिस्सा है तो जरूर कोई खोज उनको पड़ताल करनी पड़ेगी कि क्या वो रास्ता है। लेकिन पिछले 2-3 महीने का जो डेवलपमेंट है उससे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव कुछ भी सुचिंतित ढंग से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्राइसिस है इसमें चाहे जितने किरदार हों इस क्राइसिस को खड़ा करने में, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव अगर चाहते तो सर एक
ठीक है, जबरदस्त। ऐसा है कि मेरे भाई में क्या कहना है, मैं 13 साल की उम्र में जेल में वो नहीं जानता। वो अलग है कि मुकदमा जेल में चलता था और लोहिया से सीधा जोड़ दिया कि जी अदालत नहीं इसलिए तो कानून बदला। लोहिया जी जब ये बात रखी तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बात तब से आप की तो कचहरी तो कानून बदला। तो लोहिया जी जब ये बात रखी तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बात तब से आप आंदोलन करते हैं, व्यापार होते हैं, तो व्यापारी पड़ती है तो कचहरी पे जाते हैं। उन संघर्षों में बिल्कुल 13-14 साल की होकर के लिए लोहिया जी जो गिरफ्तार हुए तो हम बाहर हो गए। लेकिन गरीबों में नारे लगाए गए थे जो जयप्रकाश समझे लोहिया जी के पक्ष में। उन्होंने गाँव नारे गली में लगवाए तो गली में अनंतान लेके हमारे गाँव में उनके साथ हम बैठे गाता लोहिया जिंदाबादी कहता तो गाता लोहिया तो लोहिया है गाता होगा तो खड़े होकर समझाया कि काटता होना चाहिए। तो आज बड़ा उछल रहे अंदर उठा एक लाठी आधी सड़क मारते पूरा रही का पता चले और हम पर जब लाठी पड़े जब शुरू दबा दी जनवारी लड़का दिल्ली तो जरूर से खड़े दूर उन्होंने कहा कि सम्मेलन होगा बात होगा कुछ हो ही नहीं जाता। तो वहां से ट्यूएट में निकला तो जहां अपना था बस राजी चल गई। ऐसी बात नहीं चली वारनाजी का पैर टूटा रामचंद्र के बाद फेंकेंगे मरते से 25 तो कितने लोग बताया रामानंद तिवारी बिहार की अर्जुन से भगवानिया के पेट में किसी लाख मार दी हम भागे वहां एक मकान बन रहा था तो मकान में आकर दिमाग थोड़ी सी टूटे पूरे सब पीछे खा मिलना फिर तो रात में नहाते थे और सवेरे सूर्य निकलने में भी नहाते जाकर पीठ पर पूरे देख ले सांप की तरह की सोची लेकिन भाग के चले गए अपने सारे धूल मारा धूल इंदिरा गांधी का हमारा धूल तो हमें ईट कहने लगे अपने बता दिया नब्बे बात कि वो मकान अगर आपको ईट देने लगे मजदूर बने। हाँ मजदूर और हमारे साथ नहीं तब तक पूरे से रामादास साथी अनंतान जाता बारह ये बड़ा मस्ती चले हम देख रहे तो उससे जा रहा है क्या राशि ढूंढ के इंदिरा गांधी लगाए दिल्ली में कहा मिला मारा सुन बताए ज्यादा बच्चन की बातें मत करिए पता नहीं चलेगा जरा भाई ये भैया ये करिए वो करिए हम जानते कि कितनी कठिन लड़ाई है। इस कठिन लड़ाई के लिए मैंने बुलाया आपको दिमाग खराब हो गया मैंने बुलाया आपको या बेहतर नहीं बुलाए हमने बुलवाया कि भाई किसी को चुनाव से जीतना तो आई नहीं जीत रहे तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान आए 4 नंबर 2 पर और आप बता रहे हैं भी जाकर वहां के नंबर 2 पर बड़े विद्वान की तो मैंने फिर सोचा
तो आप लोगों को बुलाते सरकार बनाना और आप गुंडागर्दी करते हो। गुंडागर्दी जानते हम किसी करना जानते हैं। हाँ बचाव करना जानते, गुंडागर्दी हमें जानते जीवन कैसे बचा पर उसका गांव है अजीब को साथ कहानी पता चल गया। उन्होंने मुझे अपना कब्जा कर दिया। हम आदमी लड़के थे, हम सब बम्बा था, पानी नहीं था, बम्बा में छुट्टी दे दी उसकी आगे फैसला का खेत और आपकी ठीक है मसलाता था और मारना शुरू कर। मैं जीवन में आंसू आ जाते हैं। पिताजी को बहुत दूर था, उसके दोनों हाथ दोनों पैर, हामी दोनों हाथ दोनों पैर टूट गए। महाराष्ट्र को वो बहुत बहादुर आदमी था, तो प्रधान जाकर हमने तो लाठी तोड़ दी। अगर हमने पीछे से पैर फेंक दिया, अगर वो जाती लग जाती बन जाता था और जैसे पैर मैंने पीछे भेजे हुए मार दोनों पैर दोनों हाथ तब तक पहले छोटे रात यहाँ लड़ाई हो रही थी, वहां खिड़की थी मैंने छोटे रात मेरे बहुत समाज अच्छे से परिवार और मेरी लड़की थी हमारी, हमको बहन मानते तुमसे कोई बड़ी थे तो उनसे कहना भैया क्या कर रहा है, तो मेरे हाथ नहीं बन रहा और चले आए छापे मार बाहर से चले आए दूसरे गांव में बाहर मत खा देना थोड़ी डर कुछ रहे थे चौकूसी अगर ठेक है तो कभी जीवन लेकर नहीं बन सकता। जो तुम्हारी मैंने समझाया, तुम्हारी निंदा करने वाला हो, तुम्हारी आलोचना करने वाला हो, वो असली मेरा मित्र है। तो हमारी कमजोरियों को हटाता है, हम अपनी कमजोरी को दूर करेंगे। आज आलोचना करने वालों के खिलाफ हो जाते तो तुम बन ही नहीं सकते। आलोचना सही है तो सुधारेंगे और गलत है तो दूर करेंगे। तो जो आलोचना नहीं सुन सकता है वो नेता नहीं बन सकता। सीखो नेता को सीखो। नारेबाजी बड़ी अच्छी है। अगर हम अपने नौजवानों से कहना मैं पकड़ पकड़ के हाथ लेके नष्ट होकर कर और ऐसा नहीं करते कि मार पकड़ेंगे बना। अगर हम अभी भी इतने लोगों में कह रहे ऐसे लोग बैठे हुए शांति से बैठे हुए ऐसा बात समझिए। नौजवान को सम्मान मैंने दिया है, किसी ने किया। हमने बड़े बड़े पदों पर हमने भी कहा ये संकट नौजवानों को मैंने बनाया, संविधान में बदलाव किया, जब नौजवान आए आने का ये मैंने सीख किया और आई वो कितने नौजवान है मेरे बन गए यहाँ बैठा एक बारामती का बन सकता था मेरे कभी बन सकते थे, हम नहीं होते थे। जब किसी के बढ़िया दिया इतना विरोध था तब मैंने इसको बढ़िया बात जहाँ खराब हुआ ये फर्क है और लड़े जाओगे तो पता चल जाएगा और निश्चय ये पता चल जाएगा कि झूठ आपूसी करता हमारे घर का क्या के अलावा कोई धंधा उसमें है क्या बता दो, वोट और खराब हो जाएगा। ये इसने जो पत्र लिखा सही लिखा, हाँ बिल्कुल लिखा, ऐसा पत्र लिखा तो समाना चाहिए, ऐसा पत्र लिखा वो सही लिखा, सही लिखा। कहा ये जुआरियों की, शराबियों की, बेचारियों की, बलात्कारियों की मदद करना 100% सही है। को भी दे दिया इसके खिलाफ पता चल जाएगा तरीका जाने की हाँ तो हम ही कह रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं कि नौजवान हमारे साथ तो नहीं है, सुनने बैठे एक नौजवान का भावना भी तो नौजवान बैठे हैं। अगर मेरा दावा आ जाए तो खाली फेंकेंगे, अरे फेंकेंगे। तो ये समझ नहीं कर रहा, ऐसा तुम्हारा खत्म। अभी मैं कमजोर नहीं हूँ,
अभी मुझे जब है कि जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। अभी रोज कहा जा रहा है नहीं छोड़ देंगे, भाई आप निकलो लगाइए, पता है कैसी हो जाना। आप निकलो तब वोट मिलेगा, आप निकलिए तब वोट मिलेगा। आए थे जानते रहेगी ये 22 लोग कैसे थे, सदा हरा सकते थे, जिता सकते थे। भाइयों ने कहा हम आपके पास आए, आपने मुझे पार्टी में शाम के साथ सम्मेलन में हाथ गए और आपने मुझे बात की। पाकिस्तान जानते हैं लोग कंप्यूटर रहेगी, समझ लीजिए हम पार्टी का वोट नहीं करेंगे, केवल एक वोट अपना दानी में पार्टी के लिए दिखा दो। मैं अपनी पत्नी से भी नहीं कहूंगा वोट डालने जा। तो मैंने कहा तो पता आ जाए तो हम थोड़े हरा रहे, आपका मुख्यमंत्री हारा 30 साल हो गए, हम घूमते रहते कल 3 साल से। ये शिवकुमार जानता है, ये मुझे तब पीछ कर लेता है, तो मैंने कहा कुछ नहीं, चले जाने देते तो फिर को पता था। मैंने फिर से कहा कौन कहीं पूछो कि 22 लोग वो हैं जो चुनाव हरा नहीं सकते। तब उन्होंने बुलाया, चाय खिला दी, नाश्ता करा दिया, खाना खा दिया, लंच करके जाते। तो ध्यान रखना है खाना से नहीं अकेले से जीतता हूँ, ये तो उनका देने की कोशिश। तो मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह का बात है, कोई काम नहीं पाया। तो हमारी बात महत्वपूर्ण फिर नाश्ता भी कराया, सब कुछ कराया, खाना भी खाया, लेकिन दिल्ली जीत पाए। खुशामद कभी तो खुद के चले गए सोचे, लेकिन दिल्ली जीत पाए। ये बैठे हैं, मैंने कहा कि 5-5 हजार लोग सब जगह खड़ा कर सकते हैं। आपने ध्यान दे दिया, कपाल लोग को जाने देंगे पार्टी में। आप जानते हैं परिवार कैसा है, इस परिवार के कहा जानते हो क्या है, इस परिवार के कहा के आजादी के नाम में हमारे ग्रैंडफादर ने क्या किया, वो परिवार है। ये गाड़ी से पता लगा गाड़ी पड़ी बैठे पहुंचगा जी, क्योंकि ग्रैंडफादर ने कितना क्रांतिकारी थे आजादी की लड़ाई में, और वो है परिवार। ये आने के चाचा उपराष्ट्रपति है, सभापति है विधानसभा में। तब मैंने कहा इनको पार्टी के मंत्रालय हम जानते हैं फटकाते हैं, नहीं माने तो मैंने बुलाया, बोला कि सिपाही तक आओ जाओ ग्रहण क्या हुआ, मैं 20 सीटों का पता नहीं चलेगा, जितना भी सकते हरा भी सकते। मैंने कहा तब मैंने जुआ इनको, तो ऐसे जाने कितने लोग हमने जोड़े पता लगा लो यही बैठे, बाद में उसके व्यवहार पर दुखी बैठे के घर पर उनको बुला के हम वो क्या पके, हम तो कहीं मनाने ही लगे, कितने लोग को मनाते हैं। तुम आराम घूम जमीन पर पूछो क्या है, तब एकदम उन्हें बहुत खराब बात हमसे। तो मैंने समझाया कि नेता जी वैसे सुन लीजिए, समय का 22 सरकार मानेंगे, आपका मुँह पेट एक है, अगले का मुँह कुछ है पेट ऊंचा। ये धारा एक में नहीं आम लोगों में है, उसको मैंने संभाला है अपने बैठ। इन लोगों ने कहा मैंने बुला के जाते आप बैठे सरकार चलाना है, बहुत बिजी रहा करता मुख्यमंत्री को तो 3 बार है, रक्षा मंत्री रह चुका, शांति अगर मैं चाहता तो भेजा था, क्या समझेगा। लालू जी के चले जाते सारे, लालू तैयार बैठे, वो नहीं चाहते सेक्रेट सेट, मैं दिखाना चाहते मेरा कोई सहयोग किया जा रहा है, इतनी शिकायत। मैं ईमानदारी से नहीं बना चाहता कानून, और सतत कानून की वजह से
20 साल के 50 साल बन जाते तो क्या करते हो, दबाव के आनंद बन जाते। मैंने सोचा भूल को सहमति भूल को सहमति घूम रहे केवल भूल को सहमति घूम रहे। और मैंने कहा नहीं, मैं जब तक भैया चल रही है इनकी साथ रही है इनसे आपके पास की है। जब जी तो बहुत जब आंदोलन शुरू हो गया तब मैं गया पटना में, और पटना में ने कहा मैंने कि आप तो गंभीर हैं, आप तो सोशलिस्ट हैं, तो हमको पैसे तो आए होते आप निर्देश दीजिए, मैं तो बना देख कर कूद पड़े हैं। और वे अच्छा जाकर के आंदोलन जनता में शामिल हुए। बताइए 19 महीना गए और मीसा लगा था, मीसा में जमान हो सकती आजाद नहीं जा सकते और सजा आजीवन का या फांसी। क्या तुमने ऐसा था किसी को दिल में गए नहीं पता, फांसी या आजीवन का मीसा लगा था। मीसा का सही विद्यासा जमा लेना अभी तो मीसा में हम बंद थे, पूरा फांसी या आजीवन। लेकिन किसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में दुनिया के लोगों ने कहा इंडिया यूनियन डेमोक्रेसी खत्म होते हैं। जिसका जरिए था दुनिया के लोग खड़े हुए डेमोक्रेसी थी, अमेरिका खड़ा हो गया, भारत खड़ा हो गया, कई देश खड़े हो गए। तब कोई यूनिवर्सिटी हटानी बड़ी चारों छूटे 19 महीना बाद। और सोचिए शिक्षण कैसे ना करता, अंधेरी लाभ में जाता। ये खिड़की बातें जी को नहीं भूलेंगे डेले को, और खिड़की तो साफ करके हमारी बात हो जाती। मेरे खाने के लिए और सुविधाएं लिए चुपचाप होते रहता। ये है रखा एमरजेंसी में, और एमरजेंसी में सरकार ने घटना करी, हमारा पैसे फ्रैक्चर हो गया बुरी तरह। 2 मिनट लगा रहे प्रभाव और यशवंत सरकार के पीछे केसी पुलिस रात के 9 बजे आता था, 6 बजे भाग जाता था, रात रात जाकर। ये है सरकार, मेरा पैर पूछे में चले गए शाहजहांपुर तरफ रहेगा वहां जैसा जो हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छा था, मारा गया सीमा पर और क्या था वो सीमा पर सही लोग वो मुझे उठा के कुर्सी में बैठा देता था, मेरा पैर टूटा। ये देख के शाहजहांपुर वाले रो रहे हैं। जाइए एक दिन मैं खाना देता दूंगा, एक हिंदी नहीं गए सागर में बहुत पहले 11,000 वोट से गई थी। और जसवंत से जीतने लगे के शराब नहीं 50 का, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऐसा भर सकते रास्ता था। कभी का अपना सा ढीला हो गया तो तुम्हारा पैसे नहीं क्या था जाना तो समझ के आपको जानते थे। तो इसलिए आज हम कहना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में। कई लोगों ने कहा किताब में उसको नहीं बनी, अयोध्या में क्या हुआ, मैंने कहा सरकार है या जाए, मैं मध्य कराऊंगा और बचाई का मुझे खुशी है। 16 लाख भी मार दिए गए, मौके मरे 16 लोग, 84 को घायल हुए और घायलों में कितना उठा लेंगे जरा मर हो गए, नहीं जारी किया जो पता चला की क्षमता भी लग जाएगा। हम जानते हैं वो अरबानी नहीं जानते, हमारा अरबानी की का थोड़ा उनका बहुत चला, उनका बहुत चला। तो कहाँ से रथ निकाला तो कहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में सीमा को टच करते हुए 2 ही लोग हुए, अरबानी जी वक्त उत्तर से तेरी तरफ पूरे हिंदुस्तान का किसी ने दौरा किया है तो केवल
सेक्रेटरी ने पैदल मुझे थे, मैंने साबित किया था, बड़ा भी पता है और साथ और दूसरे बताई चुके हैं। इन दोनों ने क्या किया है, इसे आज हम कहना चाहते हैं। ये क्या मैंने पहली देवला जी का साथ मैंने दिया, देवला जी को पढ़े निकाल दिया, मैंने साथ दिया और साथ दे करके हमें आपने देखा सबसे पहले प्रश्न में भेजा आपके यहाँ नासा गिर जाएंगे। तो ये जो है मैं कभी सुनाता नहीं, मैं निर्णय बुलाया तैयार हुए किताब लिखने को, मैं निर्णय बुलाया किताब लिखना मत था तो बहुत लंबी गानी करेंगे, ये सारे नंगे हो जाएंगे जिन्हें धोखा दिया। ये माना मस्जिद बचाने तो आपके बारे में क्या बोला है, ये भी मैंने कटिंग जाकर किताब लिखने की बात की। तो किताब लिखने की बात की कमर हलाई का सवाल तो उसमें हो जाएंगे जीवन में, तुम्हें लंबी किताब लिखनी है, महंगा करना पड़ेगा, निकलना इनके खिलाफ लिखना पड़ेगा। ऐसे में मेरे साथ मैंने बुलाया और जैसे हमसे ही देते हुए बात को हंगाम से मांगे पूरिया जानता, ये मेरे पास आइए था, पूरिया सब बात जानता, पूरिया मुलायम सिंह को ऐसी जगह करना 3 घंटे बात करेंगे जहाँ कोई भी पहुंच न हो तो कोई जा न पाए, हम 3 घंटे बात करेंगे मुलायम सिंह। मैंने कहा कि आगे तो तैयारी कुछ कर लो, तो 40 मिनट बात सुना, मैंने क्या रास्ता दिखाया, मैंने क्या समझाया और 20 मिनट करना। एक मिनट तो मुलायम सिंह यादव को मुलायम सिंह का भाषण अभी भी चल रहा है और मुलायम सिंह ने जिस तरीके से सीधे अखिलेश को निशाने पर लिया है, अखिलेश की सरकार, उसके कामकाज के तरीके, उनके समर्थकों का हंगामा, नारेबाजी और यहां तक कि जो निर्णय लिए गए शिवपाल के जरिए, चाहे उसमें मुख्तार अंसारी परिवार के मद्देनजर हो, पूरी तरीके से शिवपाल के पक्ष में मुलायम सिंह यादव खड़े हुए। और मुलायम सिंह ने दरअसल अतीत के संघर्ष को भी ठीक उसी तरीके से उभारा जो शिवपाल ने जिस बात का जिक्र किया था। बात लोहिया से शुरू हुई और मौजूदा वक्त में जो युवा तबका है, अगर अखिलेश ये सोचते हैं, हालांकि नाम लेकर नहीं कहा गया लेकिन ये बहुत साफ कहा गया कि पद मिलते ही आपका दिमाग खराब हो गया, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि युवा आपके साथ है तो मेरे एक इशारे पर युवा खड़ा हो जाएगा। ये एक संकेत है कि दरअसल आप इस समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली तो आपको मुख्यमंत्री हमने बनाया और पद आपको मिला तो आप सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपकी हो गई, लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसमें जुआरियों को, शराबियों को मदद मिल रही है। शिवपाल ने दूसरे शब्द इस्तेमाल किए थे, धूर्त, मक्कार, गुंडे शब्द यूज किए थे। इसका मतलब पार्टी के भीतर किस तरीके से सरकार को लेकर एक सहमति नहीं है, खास तौर से जो पुराने नेता हैं, उसमें कह सकते हैं पिता और चाचा ही सही, लेकिन एक मोटी लकीर। अब सवाल यह है, यह भाषण अपने आप में एक निर्णय जरूर है, लेकिन क्या उस दिशा में अब अखिलेश कोई कदम उठाएंगे जिसमें पार्टी दो फाड़ में हो जाएगी? जी, हम लोग प्रतिक्रिया शुरू कर रहे हैं। भाई जी बताइए। देखिए, अखिलेश ने गेंद मुलायम सिंह जी के पाले में फेंकी थी जी, लेकिन शिवपाल और मुलायम सिंह ने उस गेंद को उठाकर अखिलेश के पाले में फेंक दिया है और प्रस्ताव उनका साफ है कि आप घुटना टेक दीजिए, आप समर्पण कर दीजिए, इसके अलावा आपके सामने कोई चारा नहीं है। अब आप तय कीजिए, अखिलेश को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। शिवपाल का संदेश साफ है और मुलायम सिंह का संदेश साफ है। अखिलेश को पहलकदमी लेनी है या उन्हें समर्पण करना है या बगावत करनी है, अब उन्हें यह तय करना है। शरद जी। नहीं, बिल्कुल मैं अभय जी की बात से एग्री करता हूं, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट, अब कोई और चारा नहीं है। अखिलेश चाह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह कुछ ऐसी सिचुएशन करते हैं कि वो ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं तो पार्टी को फाड़ करने का जो ब्लेम है वो पिता पे जाएगा। अखिलेश अपनी तरफ से ऐसा इनिशिएटिव नहीं शायद लेना चाह रहे थे जिससे लगे कि उन्होंने फाड़ करवाई। तो अभी भी देखिए वक्त है और पता लग जाएगा, लेकिन ये क्लियर है कि अब विभाजन
को रोकना नामुमकिन है। नहीं, आप अभी मुझे मान नहीं रहे हो? लगता है कि अखिलेश नहीं, उनकी शरद बात जी, पे आप अभी कंसीड मान रहे हो कि अखिलेश निकलकर बगावत करेंगे? अखिलेश के पास कोई चारा नहीं है। अखिलेश वहां रहेंगे तो अखिलेश नेता नहीं बन पाएंगे। उर्मिलेश जी, बिल्कुल। देखिए, 4.5 साल मुलायम सिंह जी और उनके कुनबे ने जिस व्यक्ति को अपना नेता बनाया उत्तर प्रदेश में, जिसे चेहरा बनाया, आप अचानक 4.5 साल बाद कह रहे हो कि भाई तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ हूं मैं हूं। तो वैसी स्थिति में 4.5 साल में उस आपके बालक ने, जो अब एक बड़ा नेता बन गया है, जो अब चाहता है कि उसकी मर्जी से चीजें चलें और आप ही के नक्शे कदम पर है, वो भी डेमोक्रेसी को, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को उतना महत्व नहीं देता जैसे आप नहीं देते थे। तो ये जो पूरा कुनबा है, जिस तरह से चला है, पार्टी जिस तरह चली है, उसका ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि अब हर हालत में अखिलेश को विद्रोह करना है, क्योंकि विद्रोह अगर वो नहीं करते तो फिर वो कोई धंधा करें दूसरा, वो सियासत में फिर नहीं रह सकते। और आज मैं समझता हूं कि अखिलेश और मुलायम सिंह यादव जी के बिल्कुल साफ साफ दो धड़े बन गए। और ऐसा लगता था पहले कुछ लोगों को कि शायद मुलायम सिंह इस भाषण में कुछ ऐसी बात कह दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वही हुआ जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो बहुत क्लोज ऑब्जर्वर हैं वो समझ रहे थे। वो बिल्कुल अमर सिंह के साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल शिवपाल के साथ खड़े हैं, वो आमतौर पे समाजवादी पार्टी में जो कंजर्वेटिव्स कहे जा सकते हैं उनके साथ खड़े हैं। तो ये युवा जो मन है वो विद्रोह करने के लिए अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है उसके अलावा। और नहीं कमजोरी तो कोई चिंता है। हम इसको पढ़ाते हैं, लेकिन इसी दिमाग में दूसरी बात भरी है, और दिमाग में भरी उनके बारे में पूछना रहा क्या है, क्या है जिनके बारे में तो क्या लिखा तुमने, देखिए लिखी बात जो सही लिखी और छपा भी दी, कितना गलत, कितना अच्छे लोगों की सामने सिर्फ इनकी मदद कर रहे। ये का सच है तो ऐसे लोग आप नहीं मिलता, कभी नहीं मिला। अब अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है, पूरा नियमित साथ में नहीं मिले, और उसके बाद कहाँ सब ले जाते हैं। केवल गाली देने से नहीं हुआ, हमें क्या कि मेरे भाई है अमर सिंह के, जब यही कह दिया भाई तो हमें मदद करेंगे, बचाएंगे। और सच है, हमें अमर सिंह बचाए थे, उनको बचा दिया। ऐसा बताइए, ऐसा ना खामोश हो जाइए। कैसे किसी पत्नी को पकड़ा और कैसे हमने जो किया है, तो जो हमको उनको मानेंगे, जैसे तुमसे हम लोग मानेंगे, हमको देना तो चलेंगे, मांगे नहीं। हाँ ये मिलता है, बताओ ये जानता है, ये जानता है उसी को क्या पूछता है। पहले ये बात जब जैसे आप बचे हैं तो तुम्हें बचाया है, हमारे बचाया है, कहाँ मिला जाके, किससे मिला जाके, ये बात जान गया थोड़ा बहुत। तो अमर सिंह ने किसको और हमें बचाया दूंगा, नहीं सुनिए क्या बात करते हो, इसको हमें बचाया दोनों को, और ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, 7 साल की सजा कम नहीं, आज से ज्यादा कम तक सिद्ध हो गया था, वो अमर सिंह बचा। अमर सिंह की भाई भी क्यों कहते, वो सिंगापुर 15 दिन रहा भर्ती, 15 दिन भर्ती रहा, उसके बाद 8 दिन लंदन में भर्ती रहा, लेकिन अमर सिंह खा ही नहीं, तो क्या आरोप लगा ही पता सिंगापुर का छोड़िए, काबरा का बाद में आया होगा, अगर तुम भूल रहे थे क्या काफी खाते हो, क्या है तुम्हारी हैसियत, मैं जानता हूँ। एक बात होगी, हमका कहीं हो, चलो कहीं हो क्या करो, जब तुम गाड़ी दोगे तो तुम्हारी प्रार्थना करेगा,
सारे फैसले का कितना रोजाना काम दे रहे हो, रोजाना दे रहे। हम और सत्ता वासी को नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते सम्मान। उसे बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत नजर जाइए, बहुत बुजुर्गों में साथ दिया, उसी साथ दिया, इसको पता भी नहीं चला। नहीं तो एहसान खामोश मत हो जाना, उसने तुम्हें बचा दिया है, हमें बचा दिया। ऐसा केस बचा आज से ज्यादा सब बची हो गए, निराश हो गए। तो वो है उसके अंदर कला, कहाँ मिला, किससे मिला, कैसे किया, बताना ज्यादा भी पूजा हो जाए। ये जान जा सकता है। अरे छोड़िए, करवाया सोने के कम करवाया, मैंने प्रजापति को चलो वो तो खुलवा नहीं, अब ज्यादा खुलवा गए तो मैंने प्रजापति ने इसका प्रमाणित किया है। मैंने कहा छोटी छोटी जाती है बंद न करो डाक लो, शौकून माँ लोहिया जी कहते थे, जो लोग मैंने सदा इसमें छोड़ मैंने तो शौकून माँ प्रजापति से पीछे घास ला के बैठ गया प्रजापति, ये हमसे करवा में। मैंने कहा लोहिया जी कहते थे कब लोग क्योंकि शौकून माँ और सच सारी कोई है उसका एक को माँ तो समाज बात करेगा। ऐसे हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लोहिया जी के साथ काम किया हूँ। लोहिया जी की एक ही तस्वीर है तो स्टेशन रख लिया मेरे पास, हमने ज्यादा एक कॉपी नहीं गया। लोहिया जी की तस्वीर हर साथ रखी तो एक कॉपी हमें कहीं से करके दे। हाँ अब सोचिए, लोहिया जी कोई मामूली बात आगे थी, कोई मामूली तो पेश कर। आप पूछिए जिंदा जी की पूछा मुख्यमंत्री क्या बोले हैं उनको लोहिया जी के बारे में। लोहिया जी उन्होंने सभा में कहानी दिया साफ करो, वो मैं काम कर रहा हूँ। कार्रवाई में देख रहे तो मोदी साहब बोले फिर बोलेगी। सोचिए आप कैसे लोग हैं। हमें आज कह रहा हूँ मोदी एक गरीब भैंसा खिला हुआ है, गरीब भैंसे मैंने लगा था मैं अपनी सभी का हड़ताल करने जा रही रोने लगा। अरे साहब हम भी यहाँ से मेरी माँ ने क्या किया तो नहीं जानता। हमें आज एक हाथ में चलिया कोई घाने नहीं चाहता था, काम नहीं करते थे, कोई बार में सकता मैंने जीवा एक बार में सत्ता पूरी तो भाग करके मैंने सत्ता को छीन लिया। और एक बार में भैंसों के लिए चारा दाना खेतों चक्कर के गए। क्या बात करो सत्ता जनता बैठा दिया ना हमारी चारा भी लिए और गुरु इसको मैं भाग करके इसको ले गया सत्ता। अब सोच हम कहना चाहते सारे जीवन में और वह जीवन में शादी ईमानदारी और संघ सोचा कुछ मेरे साथ काम कर सके। आदमी हमसे ज्यादा बड़ा समझ नहीं कर सकते। लोग चले ना मैं बैठा बैठा सोच रहा सोचा निकले के निकले मैंने सोचा निकल गए तो इसका काफी छूटा हो जाएगा। ईमानदारी से पड़ा और अगर हो जाएगा छोटा निकले ताजा भी चलो साथ ही साथ चलेंगे। ये मैंने सोचा था लेते और ये कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं और तुम क्या चाहते उसी कर लो। तुम्हें सब नहीं करे बहुत हमारे साथ काम किया बैठे लोग वो जानते हैं तुम चला रहा यहाँ बैठ गए तो सारा बैठ गए लाठों की लाठों की लगा के समाजवादी बन गए। क्या समाजवादी पार्टी की प्रभाषा बता दो क्या है, कोई खड़ा होकर बता दो। सुन नहीं पाए हमने पढ़ाया तो है अगर याद होगा मैंने पढ़ाया तो है अगर मैंने कहा चलो नहीं याद हो तो 2 शब्द याद कर लेना आपकी समझाया याद कर लिया तो
सत्य का उल्लंघन बता रहे ये बचाने वाला समझा टोपी लाता है नहीं समाधान मेरी किसी लात टोपी नहीं लगा सकते हम तो 80 तक मिस्टर होकर के लातों की लगाई और कोई से लीडर होकर अपने टोपी लगाई क्या समझते 9 साल कुछ लीडर हम तो कौन कमलापति त्रिपाठी हेमती नंदन को हमरा अपने नाम न तिवारी ये मेरे सामने जब मैं कोई से लीडर हूँ तो गंगा जी ने मजाक किया तो साहब आप तो मुलायम सिंह इतना कराची के दिलों का बन तो तुम्हारा कराची क्या करेगा मैं बहुत क्या बोला विधानसभा के अंदर तो ये तो हमारी चीजें सब सोचिए मेरे बारे में चल पड़ी बहुना जी जैसे नेता तो फिर बहुना जी हम एक तो सुनिए कि जान ने क्या था बात करिए बहुना जी इतना बड़ा अच्छा बात कर दिया जमीन हो गए मेरे बाद ये संभालेगा कहाँ रखना मेरे बाद ये संभालेगा क्या रखना राजी लोग तो आप इस बात की समझे वो क्या है मुझे से वो निकाल भाग हमने कही आपके हम साथ में कहो ना निकाल को बाहर करूँगा पार्टी मिनिस्टर की बदतमीजी मीटिंग करेंगे जब सब करें मीटिंग करेंगे अगर तुम्हें आपत्ति पर्ची भेजो है नहीं पर्ची भेजो तो भाई मुझे ये अच्छी बात नहीं तो इसको समझा दीजिए ये है परंपरा अगर तुम्हें सवाल करना होता तो भेजो पर्ची अगर भेजो पर्ची हम बैठे बैठे उधम कर तो मैंने इनको कहा भी कि उधम कर बोले इनको उधम कर सरकार के लिए उधम से क्या सरकार करो अठारह कितने दिन रहा जेल में अकेला डाला अकेला जेल में डाला 6 महीने इस तरह से किसी तरह से वकीलों ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया कभी 15 दिन की सजा हुई और 15 दिन की जब सजा हुई तो जेल में पता कहाँ रखा गया एक अलग जेल में ना सफाई भी नहीं कुछ नहीं अकेला एक सिक्योरिटी वाला खड़ा दबा देते और किसी से बात नहीं कर सकते ये है सरकार मैं मिलाई करने गया अकेला तो मैंने जेल से कहीं गलत बात आपकी जरूरत कभी रख दो साथ है और सिक्योरिटी लगा दो लेकिन अकेला तो सुधार क्यों रखना ये गली पे झेली सब करना बहुत झेली वाला हमको क्या बता रात में भागता था पूरी रात और कम से कम 1.5 से 2 घंटे भाग जाता था और पुलिस पीछे बड़ी रहती थी हमारा पैर टूटा मुझे हराना के लिए उन्हें चेक कर दिन तो हम जीत गए पीछे आगू से और पूरा के मुझे जिताया ये साथ आ जाते पूछी और वहाँ जाके बारिश को गिरफ्तार कर लिया थाने में आज वो रामकांत जी को बात कर लिया हो गया आदमी को धन्यवाद रामकांत जी को बात कर लिया धन्यवाद ये दिन देखे या आपने ये दिन देखे सोचिए मेरे पास आपने सबने देखे मेरा साथ दिया हमें साथ दिया कभी भी हो साथ दिया और छिपके नहीं किया कभी फोटोग्राफी में कभी छिपके साथ नहीं किया खुले साथ किया तब ये बाजी बनी तब ये जाकर के नारे लगा सभा में नारे लगा सरकार हो गए नारे लगा अगर अच्छी बात है तारीफ की तो खोपड़ी लगे तो मत बोलिए ये है अच्छी बात है तारीफ की तो बुरी बात है बैठे रहो चुपचाप अच्छी है तो हमें अच्छी बात नहीं लगी ये वही तो पास इसलिए मैं आज कह रहा हूँ मीटिंग कितने बुलाई मैंने बुलाई मीटिंग कैसे बुलाई सरकार तो मैंने बुलाई फिर तो नहीं बुलाई है मीटिंग मैंने बुलाई परसे बुलाई के चुनाव में हार गया रिपोर्ट अच्छी नहीं आ गई इसलिए हम आपसे कहने आए चाहे किसी ने बुराई की चाहे कोई किसी से नाराज हो और संकट करके जाना है तो सरकार से बनाएंगे और समाज
गंभीरता से बात करें। हम इसलिए आए हैं, अभी रिपोर्ट थी, कई विद्वान लोग आए तो दुखी हो गए, जामा मस्जिद के वो आए, उन्होंने कहा कि जो क्या रहा वीजा चले को 3 नंबर पर से अब धीरे से लगता 2 नंबर पर है, पार्टी को किससे जीता जामा मस्जिद के नाम से। तो मैंने जाइए अपनी से समझाइएगा। अब तो भाई बहुत सी बात हमें जानते, तुम बताइए, हमें नहीं बताना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था, हमें भेजा मैंने। और वो सुनना खाना तैयार है, नहीं जाएगी, सुनेगा। मैंने फोन किया साहब के आए हैं, ऐसे कहीं के लिए फोन करना था, तो हम खड़े रहे बात सुन लो। अब यह है कि हम वोट डालेंगे, लेकिन अपनी पति चली कहीं वोट डालने का। तो मैंने समझा के किताब खिला, तो चाह पिलाना, नाश्ता करना, खाना खिलाना, ये ठीक संतुष्ट करिए, हमको अच्छी बात, संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और कर रहे मेरी बात नहीं टाल रहे कोई भी। ये पास साहब बैठे मेरी बात टालेंगे, मैं कह रहा हूँ क्या अखिलेश, जो मैं कहेंगे तो करेंगे। ये बोलो कई लोग ऐसे हैं, शारदा नाम उनका रहा नहीं, वो था बहादुर का, वो भी था बहादुर, और पास साहब ने हमेशा बहादुर दिखाई। जिन शक्तियों से बाहर लड़े हैं, ये मैं जानता हूँ, पासना जानते हैं, तो शक्तियों से जो उठा के तुम लड़े, ठीक है, हमने साथ दिया है, तब पासना को बढ़ गया है। तब पासना ने कहा कि खुशी हो आप तिलक में आना, आऊंगा तिलक, तो बता दी कहा है, मैं तुम्हें रखना, आऊंगा तुम्हारे यहाँ आऊंगा, लोग चले फिर कुछ प्रस्ताव होते रहे, असली दिन दूसरा ये काम आज, क्योंकि आप ही लोग जाएंगे कि साथ में विनम्रता से कह दिया आना ठीक पड़ेगा, सब कुछ करिए, आऊंगा। इसलिए हम बता रहे हैं, ये लोग हैं जो संघर्ष के साथी, जो प्रकार से मर गया था बच्चा के चीकर से, हमने डॉक्टर को पूछा, इसे नारोलाल को मार दिया था, नारोलाल को मार दिया था, तो मैं जेल बंद था बना से मैंने फोन किया डॉक्टर को, बोले साहब ब्रेन बच गया, ब्रेन बच गया है। इन लोगों को पार्टी के निकालते हो, इन लोगों को पार्टी के निकालते, कोई बच्ची भी हो जो सुना दो। तो डॉक्टर ने कहा था ब्रेन बच गया, मैंने जेल से फोन किया डॉक्टर को, तो ब्रेन बच गया है, गंभीर है और बच जाएगा। वो है नाराज, तो तुम नाराज को पार्षण करते, कभी सोचा था कि कौन है ये नाराज, आया कि नहीं आया यहाँ पता नहीं, सोचिए आए हैं, सोचिए नाराज कैसे। हमें चिंतु जेल में बार फोन करें, बड़ी बात जेल बंद था तो बड़ी बात। मुलायम सिंह यादव लगातार या कहें सिलसिलेवार तरीके से न सिर्फ समाजवादी पार्टी कैसे बनी, किस रूप में बनी, बल्कि सीधे तौर पर मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री और अपने बेटे अखिलेश को निशाने पर, न सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि एक लिहाज से कह सकते हैं साफ तौर पे कहा कि अखिलेश को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए समाजवादी पार्टी को लेकर, कोई मुगालता नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में शिवपाल को लेकर, अमर सिंह को लेकर, मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर। सारी बातें, सारी धारणाएं उनकी गलत है, सीधे निशाने पर। अब बताइए, अब क्या लगता है, खासतौर से जिस स्थिति में आ गया, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है हम क्या करेंगे, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। जी देखिए, मैंने पहले कहा था कि गेंद अखिलेश के पाले में है। अगर अखिलेश बगावत करने के बारे में सोचते हैं तो लड़ाई की ग्राउंड पूरी तरह शिफ्ट होकर विधायक किसके साथ है यहां पहुंच जाएगी, फिर राज्यपाल नजारे में आएंगे और विधायकों का समर्थन किसके साथ है उसका आएगा। देखिए, जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी पे तो जो पार्टी का अध्यक्ष है उसका कब्जा है और मुलायम सिंह का कब्जा है जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
अब रह गई बात सरकार की, अखिलेश के हाथ में तो सरकार है, तो अखिलेश जो बगावत करेंगे तो सरकार के मुकाम पर खड़े होकर करेंगे बगावत। तो अगर बगावत करते हैं तो झगड़ा सरकार के पाले में, सरकार जहां है वहां पहुंच जाएगा। अगर समर्पण करते हैं तो फिर सरकार उनकी बनी रहेगी और उसके बाद उनकी राजनीतिक हैसियत जो एक स्वतंत्र, स्वायत्त और खुद मुख्तार किस्म की बन रही थी, वो फिलहाल बनना रुक जाएगी। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। शरद जी, एक बात और थी, जिस तरीके से मुलायम के भाषण के बीच में हम लोग आवाज सुन पा रहे थे कि अखिलेश भी कुछ सवाल कर रहे थे या कुछ कमेंट कर रहे थे, तो उसका जवाब भी वो सीधे तौर पर दे रहे थे। वो गायत्री प्रजापति को लेकर के शायद उन्होंने कुछ बोला, तो उधर से उन्होंने उनके ऊपर बिगड़े कि तुमने गायत्री प्रजापति का बड़ा अपमान किया है। देखिए, इन सब बातों से एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि मुलायम सिंह ने ये प्रूव कर दिया है कि वो उन सारे लोगों के साथ हैं जिनको अखिलेश यादव गलत समझते। खाली अखिलेश यादव ही गलत नहीं समझते हैं, एक मॉरलिटी की पॉलिटिक्स में वो सारे लोग गलत माने जाते हैं। गायत्री प्रजापति की क्या रेपुटेशन है वो जग जाहिर है, अमर सिंह किस किस्म के पॉलिटिशियन है वो जग जाहिर है, शिवपाल कैसी पॉलिटिक्स करते हैं या उनकी वर्किंग किस तरीके की है वो सबको मालूम है। अगर मुलायम सिंह ये दिखला रहे हैं तो वो प्रूव करे दे रहे हैं कि उनके बारे में जो आम धारणा है वो सही है, लोगों के जो दिमाग में बैठा हुआ है। और ये एक पॉलिटिक्स, ये इसमें इसका भी एक वो डिवीजन होगा कि एक, देखिए इनमें ठीक है अखिलेश यादव शायद सेंट नहीं होंगे, लेकिन जो प्रेजेंट ये पूरा परिवार है, जो चला रही सरकार, उनमें अखिलेश यादव अभी भी एक सुलझे हुए, एक साफ सुथरे चेहरे माने जाते हैं। तो ये बात इसकी भी आएगी कि जो पॉलिटिक्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यहां पे सिंपैथी मिलेगी अखिलेश यादव को, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। और ये खाली ये अर्बन सेंट्रिक बात नहीं है, गांव में भी, क्योंकि आम लोग ये बात कर रहे हैं कि बेचारे अखिलेश को पिता ने तंग कर मारा है। और अब ये बात बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हाँ, मुलायम सिंह गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह जी की पूरी जो स्पीच है वो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए वक्त का जो पहिया है उसको पीछे वो खींचना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आपने एक नेता को प्रोजेक्ट किया, आपने स्थापित किया, तो अचानक आप चुनाव से पहले जो कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कहानी जरूर है। ये बिना कहानी के ये सब कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गई या जीत रही है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका इमीडिएट फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सियासत में मिलेगा। तो जो इस घटनाक्रम के जिम्मेदार हैं, किरदार हैं, उनकी सियासत पर सवाल उठेंगे। और दूसरी बात कि आपने अमर सिंह को महान बताया, आपने शिवपाल जी को महान बताया, आपने मुख्तार अंसारी जी को महान बताया, उनके खानदान को महान बताया। मैं भी मानता हूं कि मुख्तार अंसारी माइनस कर दीजिए तो वो पूरा परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार है जिसने असंख्य कुर्बानियां दी हैं, ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के, और उस परिवार के तमाम लोग, बहुत बड़ा राष्ट्रीय उनका एक योगदान रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उसी परिवार से रहे हैं एक जमाने में। तो उस परिवार की प्रतिष्ठा आज भी मोहम्मदाबाद से लेकर और पूरे पूर्वांचल में बहुत प्रतिष्ठा की है, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। लेकिन जिस तरह के आप अमर सिंह को कह रहे हैं कि वो ना होते तो जेल चला जाता मैं, उन्होंने मुझे जेल जाने से बचाया, लेकिन अमर सिंह के बारे में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, बैकवर्ड कम्युनिटी में, माइनॉरिटी कम्युनिटी में, दलित कम्युनिटी में क्या सोच है सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि अखिलेश यादव के लिए अब एक ही फैसला करना है कि क्या वो सरेंडर करेंगे या विद्रोह करेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर वो एक चीज और जोड़ना, तो फिनिश हो जाएंगे। जोड़िए। एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूं प्रसून, मैं हाँ बोलिए। मैं ये एक चीज कहना चाह रहा हूं कि एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुलायम सिंह को अमर सिंह की सारी वो चीजें मालूम याद हैं कि उन्होंने किस तरह उनकी मदद करी नाजायज कामों में, लेकिन वो ये भूल गए कि अमर सिंह ने उनको कितनी गालियां दी। जब अमर सिंह को पिछली बार निकाला था तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं होगी जो अमर सिंह ने मुलायम सिंह के बारे में पब्लिकली ना कही हो। बड़ी कन्वीनियंटली भूल गए मुलायम सिंह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 2003 में
सत्ता में मुलायम सिंह जी को लाने में अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, बिल्कुल, ये शिवपाल बिल्कुल, ने वही बात मैं कह रहा कही, हूं। ये बिल्कुल सही है। और स्वयं अमर सिंह ने दसियों पत्रकारों के सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा था, और मैं स्वयं वहां मौजूद था, और तो ऑन रिकॉर्ड वो बात है, इसलिए मैं जाहिर कर रहा हूं कि बीजेपी के एक बड़े नेता के घर डिनर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाई गई थी। ये अमर सिंह ने एक बार डंके की चोट पर कई पत्रकारों के सामने ये बात कही। तो बीजेपी के साथ मेरा ये कहना है कि जो ये अंडरहैंड डीलिंग रही है इस पार्टी के बड़े नेताओं की, वो भी आज बार बार उजागर हो रही है। ये बहुत चकित करने वाली घटना है। और अखिलेश अगर इससे फाइट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सरेंडर कर देते हैं, तो जाहिर है एक बड़ी मायूसी, बड़ी निराशा समाजवादी पार्टी के उस खेमे को मिलेगी जो इस धारा से निजात पाना चाहता है और एक नए ढंग की समाजवादी पार्टी देखना चाहता है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का मिजाज कोई सामाजिक न्यायवादी नेता का नहीं है। कुल मिलाकर वो एक कांग्रेसी नुमा नेता है जो सबको मिलाकर चलना चाहते हैं। साफ सुथरी छवि फिलहाल है, आगे क्या होगा कोई जानता नहीं। अभय जी, भूल जाइए अखिलेश को थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए अमर सिंह को। इन स्थितियाँ, आगे की स्थिति में मौजूदा वक्त में हम लोगों ने जब बातचीत 10 बजे शुरू की थी, शरद जी भी थे, आप भी थे, आप दोनों ने एक बात कही थी, समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जीतती ही नहीं। अगर जीतती नहीं चेहरा अखिलेश है तो कोई भी मुलायम सिंह यादव सरीखा नहीं, कोई भी पार्टी का लीडर अगर रहेगा तो वो अखिलेश को दरकिनार ही करेगा, क्योंकि सब कोई मान रहे थे कि नहीं जीतेगी समाजवादी पार्टी। तो मुलायम ने क्या मौजूदा वक्त में उस राजनीति को देखना शुरू किया है जिस राजनीति की भूल उसने इस 3-4 बरस में कर दी कि अखिलेश को ला दिया। सोचा विकास का एजेंडा काम करेगा यूपी में, सोचा शायद युवा चेहरा है वो काम करेगा। अब उसने मान लिया नहीं, ये सब फालतू बात है। ऑर्गेनाइजेशन लाइए, गठबंधन मजबूत कीजिए, वोट बैंक देखिए और समीकरण बनाने शुरू कीजिए। इसमें अखिलेश फिट नहीं बैठते। आप बताइए। नहीं, आपका आकलन बिल्कुल ठीक है और मैं उससे सहमत होते हुए एक बात कहना चाहता हूं। ये बात अक्सर कही जाती है कि अखिलेश का किरदार समाजवादी पार्टी के अन्य चेहरों के मुकाबले भिन्न किस्म का है और उनके प्रति जनता में या मध्य वर्ग में या मीडिया में एक हमदर्दी की भावना है। अब देखिए, ये तो भावना का सवाल है, इसको हम लोग नाप नहीं सकते कि उस भावना की गहराई कितनी है और उस भावना से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये नहीं, ठोस बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 2 वोट बैंक हैं, यादव और मुसलमान, और कुछ दूसरी पिछड़ी जाती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यादव और मुसलमान। इस झगड़े से मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी वोटर जो अपने आप को समझदार समझता होगा वो समाजवादी पार्टी के प्रति हमदर्दी रख पाएगा। देखिए, इस झगड़े में क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को फ्लोटिंग कर दिया है और यादव भी, हाँ, यादव भी बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग होगा। पढ़ा लिखा यादव नए तरीके से सोचेगा। हम ये क्यों माने कि यादव लोग बंधुआ हैं समाजवादी पार्टी के? हमें ये नहीं मानना चाहिए। हम यादव समुदाय का अपमान करेंगे। ये जो जूतों में दाल बट रही है, तो क्या यादव लोग इससे खुश होंगे? जो मारपीट कर रहे हैं सड़कों पे, आप उन्हें यादव समाज का एकमात्र प्रतिनिधि और समग्र यादव समाज मत मानिए। यादवों में भी पढ़े लिखे समझदार लोग। ये आपने एक बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं अगर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक फ्लोटिंग की स्थिति में आ गया है, उमेश जी कह रहे हैं बीजेपी को लाने पर, बड़े पैमाने पर मुसलमान वोट मायावती के पाले में जा सकता है और जब यादव वोट बिखरेंगे तो बहुत से वोट बेकार होंगे और कुछ वोट थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी जाएंगे। तो ये इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी कुछ बदल गई है और आगे भविष्य में ये बदलाव लगातार जारी रहेगा। मेरा मानना यह है कि मैं जो देखता हूं भविष्य में वो ये है कि एक तरफ दलित मुस्लिम गठजोड़ होगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हिंदू एकता होगी। ये एक संभावना है। चचा के गले लगो, मुलायम ने मंच से कहा, चचा के गले लगो, सीधे अखिलेश से कहा। यानी मौजूदा वक्त में जो स्थिति है उसमें अखिलेश सीएम बने रहें, लेकिन बिना चचा के नहीं चलेगा और चचा का वर्धस्त रहेगा। वो जैसा सोच रहे हैं उस दिशा में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। ये मैसेज मंच पर से निकल कर आया है और एक सार्वजनिक मंच के तौर पर लगा ऐसे जन अदालत लगी हुई है और उसमें खुद मुलायम सिंह यादव अपनी बातों के जरिए फैसले देने की दिशा में है। कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बात संकेत दे रहे हैं मान लो तो ठीक है, और मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अखिलेश अपने तौर पर किस दिशा में, सिर्फ अगर खुद को नेता बनाने के लिए पार्टी बनाते हैं तो शायद यह भी भूल होगी, और अब पार्टी में इस रूप में बने रहते हैं कि सिर्फ वो एक छोटे से मुखौटे के तौर पर हैं तो भी भूल होगी। और शिवपाल चचा को गले लगो, ये मैसेज निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या वोट बैंक अब बिल्कुल नई दृष्टि से एक तरफ मुस्लिम और दलित है और दूसरी तरफ हिंदुत्व है।
खुद यादव वोट बैंक फ्लोटिंग स्थिति में है। ब्रेक के बाद इस पे हम चर्चा करेंगे। बालकृष्ण जरा बताओ क्या कहा आखिर में मुलायम ने? बालकृष्ण बताइए क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने आखिर में? अच्छा, फोन कट गया, लेकिन वही मैसेज आखिर में आया था कि जो उनकी आखिरी पंक्ति थी उसमें उन्होंने अखिलेश की तरफ संकेत देते हुए चेहरा मोड़ा और कहा चचा के गले लगो। और यह संकेत बहुत साफ था, जो भी हमने कहा उसी लकीर पे पार्टी चलेगी। और हमने जो कहा उसमें शिवपाल भी फिट बैठते हैं, मुख्तार अंसारी भी फिट बैठते हैं और अमर सिंह भी फिट बैठते हैं। इस स्थिति में बालकृष्ण, हमारी आवाज अब तक आ रही है? अच्छा, जैसे ही फोन आता है इसका मैसेज क्या माना जाए शरद जी? उर्मिलेश जी बताइए। नहीं, ये मैसेज क्या है? देखिए, इसका मैसेज यही है फिलहाल, अगर कोई शाम तक कोई और घटना नहीं होती। नहीं, अखिलेश निर्णय लेंगे जो आप लगातार कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश अब तक जो कह रहे थे अगर उस पर वो कायम रहते हैं तो उनके लिए फिलहाल समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह जी की है, जो अमर सिंह जी की है, जो शिवपाल जी की है, उसमें अपना कुछ करने का, अपने एजेंडे के साथ कुछ करने की जगह नहीं है। एक बात बिल्कुल सही है, साफ हो गया। अगर वो इतना स्टैंड ले लेते हैं कि साहब हम बिल्कुल अपना करेंगे, अपने एजेंडे के साथ काम करेंगे, 4.5 साल में हमने जो किया है उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, तो उनको विद्रोह करना पड़ेगा। भले ही 2017 के चुनाव में वो जीतें हारें, उनके पास सीटें चाहे जितनी आवें, लेकिन भविष्य के लिए वो एक बड़े नेता के रूप में करेंगे। क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है? मैं मौजूदा वक्त में जो निकल कर आ रही है, मैं अपने 30 साल के जर्नलिस्टिक कैरियर में इस तरह के पॉलिटिकल जो घटनाक्रम है इनके बारे में भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि भारत के नेता, ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता अनप्रिडिक्टेबल हैं। और मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति जो जीवन भर भरोसे को लगातार तोड़ने वाला नेता रहा है, कभी वो किसी गठबंधन को करते हैं, अगली सुबह तोड़ते हैं, कभी वो किसी नेता के बारे में कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो ऐसे राजनेता के बारे में, ऐसी राजनीति के बारे में कोई भविष्यवाणी प्रसून नहीं करनी चाहिए किसी पत्रकार को। लेकिन मेरा ये मानना एक बात और है कि अखिलेश यादव कंप्रोमाइज करते हैं, चचा से गले मिलते हैं, ठीक है, अमर सिंह से कैसे मिलेंगे? इसके अलावा मुलायम सिंह जी के खानदान में एक और परिवार है, अखिलेश यादव की तरह एक और पुत्र हैं, एक और पुत्रवधू हैं, वहां कैसे कैसे कंप्रोमाइज करेंगे? मुझे लगता है कि इस कुनबे में सभी लोग समाजवाद में अपना अपना शेयर चाहते हैं। वैसे में अखिलेश यादव के पास एक बड़ा उनके सामने एक बड़ी चुनौती है सामने। बालकृष्ण, हमारी मुश्किल है हमारे लिए, इनके लिए। हाँ बालकृष्ण, गले लगे अखिलेश चचा से? जी हाँ, पहले मुलायम ने ये कहा कि अखिलेश यादव तुम्हारे चचा हैं, कल के दिन जन्म हुआ था और अखिलेश ने ही नाम रखा था। उसके बाद शिवपाल यादव ने उस करके कहा कि मुझे याद है सैफई में अखिलेश का जन्म हुआ था आज के दिन, और उसके बाद मैंने उनका नाम रखा था। और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसके बाद तालियां बजाई। तो एक तरह से कोशिश की मुलायम सिंह यादव ने कि अखिलेश को इस बात का एहसास कराया जाए कि जो पार्टी है यहाँ पर जो जिस जगह पर खड़ी है वो उनकी वजह से नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के संघर्षों की वजह से खड़ी है। नहीं तो लग क्या रहा है, अखिलेश अब सरेंडर कर चुके हैं? आज गले लगे चचा से, कल अमर सिंह से गले लगेंगे, परसों मुख्तार अंसारी को इस पर सहमति देंगे, ऐसा लग रहा है? प्रसून, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपने अखिलेश यादव का ही भाषण सुना था। वो कहीं भी सीधे ये करते हुए नहीं देखना चाहते कि वो सीधे मुलायम सिंह यादव को चुनौती दे रहे हैं। वो हमेशा उनकी छवि अपने ऐसे पुत्र की बनाना चाहते हैं, हर बात में अपने पिता की बात मानता है, लेकिन उनको लगता है कि जो बातें गलत हैं, जो उनके पिता के खिलाफ हो रही हैं, उनके पार्टी के खिलाफ हो रही हैं, सिर्फ उन बातों का वो विरोध करते हैं। तो अखिलेश यादव, अगर वो चचा है, वो लगातार इस बात को कहते भी रहे हैं, तो अगर ऐसे में मंच पर सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव को कहा जाता है कि उनके गले लगो, तो अखिलेश यादव इनकार करके ये छवि नहीं देना चाहेंगे कि वे पिता की बात नहीं मानने वाले लड़के हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि अखिलेश यादव अभी इतनी जल्दी सरेंडर करेंगे, और जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को मुलायम सिंह यादव जो फैसले चाहते हैं वो मानेंगे। तो जो नारे लगा रहे थे, जो हुड़दंग कर रहे थे, बाहर धिका मुश्ती कर रहे थे, वो भी गले लग रहे हैं या नहीं? वो अलग अलग रास्ते पर है?
वो बिल्कुल अलग रास्ते पे हैं और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मुलायम सिंह यादव अगर शिवपाल यादव को गले लगवा देते हैं, अखिलेश यादव को शिवपाल यादव को गले मिलवा देते हैं तो इसका मतलब ये मतभेद खत्म हो जाएगा। नारे लग रहे थे, उनके सामने भी नारे लग रहे थे और आपने सुना कि जब नारे लगने लगे तो मुलायम सिंह ने अपनी पुरानी संघर्षों के बारे में बताते हुए कहा कि जो लोग यहाँ बहुत उछल रहे हैं उनको अगर 2 लाठियां पड़ी तो भाग जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि संघर्ष जो है उन्होंने किया है, अखिलेश यादव ने उस संघर्ष को नहीं देखा है। उन्होंने बहुत अतीत के ही किस्से बताए और कहा कि किस तरह संघर्ष के दिनों में शिवपाल यादव उनके साथ थे। तो तीनों 3 रास्ते पर निकले या अभी अलग अलग रास्ते नहीं हुए हैं? अब ये बैठक खत्म होगी प्रसून, जब लोग बाहर आएंगे उसके बाद ये बात साबित हो जाएगी कि रास्ते अलग होंगे या नहीं। नहीं, पार्टी दफ्तर से बाहर तीनों निकले हैं कि नहीं निकले हैं? नहीं, अभी पार्टी दफ्तर की बैठक खत्म नहीं हुई है। पार्टी दफ्तर की अभी भी बंद, तीनों में से कोई बाहर नहीं निकला है, तीनों पार्टी दफ्तर के भीतर ही है। इसका मतलब है पार्टी दफ्तर में तीनों आपस में बैठे भी होंगे? जी बिल्कुल, वो खत्म हो गया है लेकिन कार्यकर्ता सब भी मिल रहे हैं ज्यादा। उसको बात खत्म करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ता, हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक मंच तो खत्म हुआ लेकिन अब निजी तौर पर तीनों एक कमरे में बैठे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, सार्वजनिक तौर पर गले लगे तो आगे की रणनीति तय हो रही होगी। पता चल जाएगी कि कमरे में बैठ के बातचीत करते या नहीं, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद मुलायम सिंह नेताओं से मिल रहे हैं। जी, मुलायम सिंह यादव क्या सरकार बना लो, इन तीनों है। चलिए, इंतजार हो रहा है कि इस बात का कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी दफ्तर से बाहर के रास्ते अलग अलग होंगे या अब एक साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।